59 तक हमने कर लिए थे, 60 से हमें करने हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। दो बॉल है बेटा हमारे पास, दोनों को ड्रॉप किया गया। फिर मैं वही बात कहूंगा, ड्रॉप करने के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अलग अलग हाइट से गिराया गया दोनों को, अलग अलग टाइम पे गिराया गया दोनों को। जो दूसरी बॉल है उसको 2 सेकंड बाद गिराया गया, ठीक है। लेकिन दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंच रही हैं। बोथ द बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ ड्रॉपिंग द फर्स्ट बॉल, और पहली बॉल को नीचे आने में समय लग रहा है 5 सेकेंड। अब दूसरी को 2 सेकेंड बाद गिराया गया लेकिन एक साथ पहुंच गई, तो दूसरी ने जो टाइम लिया वो लिया 3 सेकेंड, 5 - 2 यानी कि 3 सेकेंड। और पहली बॉल ने टाइम लिया 5 सेकेंड। दोनों पहुंची हैं एक साथ, दोनों को अलग अलग हाइट से गिराया गया। तो डिफरेंस कितना था दोनों बॉल की पोजीशन में, इनिशियल हाइट में डिफरेंस कितना था, ये हमारा क्वेश्चन है। टू बॉल्स आर ड्रॉप डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट से गिराया जा रहा है, डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग टाइम पे गिराया जा रहा है ना। 2 सेकंड का फर्क है दोनों बॉल में। पहली बॉल 5 सेकंड लेती है नीचे आने में, फर्स्ट बॉल लेती है 5 सेकंड, ठीक है। दूसरी बॉल को जाहिर सी बात है 3 सेकंड लगेंगे। दोनों की हाइट में डिफरेंस कितना था, ये हमारा क्वेश्चन है। करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, पहली बॉल, इसकी हाइट है बेटा h1, टाइम लग रहा है इसको t1, इसकी वैल्यू हो गई 5 सेकेंड। दूसरी बॉल अलग हाइट से गिराई गई, जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे से गिराई होगी, तभी 3 सेकंड में पहुंच गई। इसकी हाइट मान लेते हैं हम h2, इसको टाइम लग रहा है 3 सेकंड, 2 सेकंड बाद पहुंची है। 5 सेकंड लगे पहली बॉल को, इसको 2 सेकंड बाद गिराया गया, तो जाहिर सी बात है इसको समय लगा 3 सेकंड। अब हमें दोनों की इनिशियल हाइट में डिफरेंस बताना है, यानी कि h1 - h2 बताना है। तो करते हैं क्वेश्चन। h1 - h2 यानी कि ½ g t1 स्क्वायर माइनस ½ g t2 स्क्वायर। पहले वाला पार्ट, इक्वेशन हमारी होती है s = ut + ½ g t स्क्वायर। मैंने दोनों के लिए u नहीं लिया, पहले वाला पार्ट कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि u की वैल्यू जीरो है। क्वेश्चन में मैंने बताया ड्रॉप का केस है, और जब ड्रॉप का केस होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, इसीलिए मैंने दोनों बॉल के केस में u को जीरो लिया है। और जब u जीरो है इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट कंसिडर नहीं किया है। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो हाफ जी तो आ गया कॉमन, और अंदर हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है उससे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये हाफ से कैंसिल होकर के डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 4.9, और ये हो गया 25 - 9। आगे चलें तो 4.9 इंटू 25 - 9 यानी कि 16, है ना। ये हो गया हमारा। अगर इसको 5 मान लें तो 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80। लेकिन 0.9 है, थोड़ा सा कम आएगा, हल्का सा लेस देन, तो ये आएगा 78 मीटर के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 78 मीटर। ठीक है, आंसर चेक करते हैं हम। 78.4, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ आया बेटा, नहीं आया ये बताओ। सर जा गया। कोई डाउट है तो बता दीजिए। कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। किसी मकान की छत पे से पानी गिर रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है, ठीक है। और जो मकान की छत है वो हमारी 18 मीटर ऊंची, रेगुलर इंटरवल पे पानी गिर रहा है, टप 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 टप। ऐसा नहीं है कि एक साथ पहले गिरा टप 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 टप,
टप 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 टप, एक रेगुलर टाइम इंटरवल है। जैसे अगर 1 सेकंड के बाद एक बूंद गिरती है तो अगली बूंद फिर 1 सेकंड के बाद आती है, फिर 1 सेकंड के बाद, तो रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है पानी की बूंदें। जब पहली बूंद फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, जब पहली बूंद ग्राउंड पे पहुंचती है, तब कहीं जाकर चौथी बूंद चलना शुरू करती है, गिरना शुरू करती है। ठीक है, व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। उस समय जब चौथी बूंद निकली होगी पानी के पाइप से या कहीं से भी जहां से गिर रही है वो सीलिंग से, तो जब चौथी बूंद निकली होगी, गिरना उसने शुरू किया, उस समय पहली बूंद ग्राउंड पे पहुंची, और उसी समय पर दूसरी और तीसरी बूंद, सेकंड और थर्ड वाली जो ड्रॉप है, उसका डिस्टेंस रूफ से कितना होगा, मतलब छत से वो कितनी दूरी पर होंगी। क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा, एक बार फिर समझा देता हूँ। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ। फॉल का मतलब, फिर वही बात ध्यान देनी है, फॉल का मतलब यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, कल भी बताया था। फॉल के केस में U0 लेंगे, फॉल के केस में, ड्रॉप के केस में, रिलीज के केस में, बेलिंग आउट के केस में, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह दे तब भी। रेस्ट कह रहा है, फिर मैं सारे शब्द बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, याद हो जाए। रेस्ट अगर क्वेश्चन में कहा गया, ड्रॉप अगर क्वेश्चन में कहा गया ड्रॉप, या रिलीज अगर कहा गया, है ना, तो इन सब केसेस में, या फॉल अगर कहा गया, या बेलिंग आउट अगर कहा गया, ये शब्द अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई देते हैं, आप समझ जाइए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, फॉल का केस है, पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। छत की ऊंचाई हमें दी गई है 18 मीटर, 18 मीटर की हाइट से पानी की बूंदें गिर रही हैं, और इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, जब फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, जब पहली बूंद ग्राउंड पे पहुंच जाती है, तब चौथी बूंद चलना शुरू करती है। ठीक है, हमें दूसरी और तीसरी बूंद की दूरी कितनी होगी छत से यानी कि रूफ से, ये बताना है। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? जी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फिर। क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ मान लेता हूँ मैं, पानी की टंकी है, पानी का पाइप है, इससे पानी की बूंदें गिर रही हैं, ये पानी की, डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। ये पानी की ड्रॉप्स मैंने बनाई। ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है जिसने अभी चलना शुरू किया है। ठीक है, और ये जो दूरी है, ये H = 18 मीटर क्वेश्चन में दी गई है ना, छत की ऊंचाई। अब हमें क्या बताना है, दूसरी बूंद की ऊंचाई कितनी होगी, और तीसरी बूंद की ऊंचाई कितनी होगी ऊपर से। दिस इज H2, दूसरी बूंद की टंकी से ऊंचाई या छत से ऊंचाई, और दिस इज H3। इन दोनों की वैल्यू हमें बतानी है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, एक शब्द इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं। मतलब वो 1 सेकंड भी हो सकता है, वो 2 सेकंड भी हो सकता है, वो 3 सेकंड भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ T सेकंड है।
तो पहली बूंद ने तो अभी चलना भी शुरू नहीं किया, वो तो जस्ट निकली है, तो उसने कितना टाइम तक अभी मोशन किया, उसने गति कितनी देर तक करी, 0 सेकेंड्स। तीसरी बूंद ने कितनी देर तक गति की है, T सेकेंड्स, मोशन T सेकेंड्स तक किया है। इसने 2T तक किया है और इसने 3T तक किया है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे को ये आ गया उसे ये क्वेश्चन समझ आ गया, और जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसका यही डाउट रहता है कि सर जी ये क्या करा। तो भैया फिर समझ लो, पानी की बूंदे टाइम का ही कलेश है, इसमें टाइम समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर किताब में मिल जाता है। ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही हैं तो रेगुलर टाइम इंटरवल पर गिर रही हैं। चौथी बूंद तो अभी जस्ट निकली है, गिरी ही नहीं, चला ही नहीं, उसने कोई दूरी तय नहीं की, तो उसे को टाइम भी नहीं कंज्यूम किया उसने, तो उसका टाइम तो हो गया 0। उससे पहले वाली थोड़ी दूर चली, उसने T टाइम लिया, ठीक है, और उससे अगले वाली ने 2T लिया, उससे अगले वाली ने 3T लिया। तो टाइम में TT करके बढ़ा रहा हूँ भाई, एक बूंद को T लगा, उससे अगली को 2T, उससे अगली को 3T, उससे अगली होती तो 5T या 4T, 4T फिर 5T फिर 6T, सीक्वेंस में चलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको टाइम लगा T, ठीक है, ये कहानी। अब इससे हम सॉल्व करेंगे। ये डेटा हमें H1 का दे दिया, पहली बूंद का। तो अब इसकी हेल्प से मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूँ। H1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, या मैं लिखूं टाइम की जगह 3T। पहले तो इक्वेशन ही लिखी है मैंने अभी। अभी तो अगर आप इसको समझे तो मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसको अप्लाई नहीं कर रहा। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी। अब मैं बात करूं H1 के लिए, तो U तो 0 हो गया, सबके लिए 0 है क्योंकि सबको रिलीज किया गया है। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, U इज इक्वल टू 0 सभी के लिए। अब टाइम, पहली बूंद की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने H1 लिखा है, और H1 लिखा है तो टाइम मैं कितना लूंगा, 3T, क्योंकि पहली बूंद ने अभी मोशन कितनी देर किया है, 3T। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सब 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ बचा हाफ G इंटू 9D स्क्वायर, और इसकी वैल्यू H1 की क्वेश्चन में दी गई है 18 मीटर। तो मैं लिखूंगा 18 इज इक्वल टू हाफ G इंटू 9T स्क्वायर। 9 दूनी 18 होते हैं भाई, तो ये कट गया। 2 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, या टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/G, है ना। अच्छा, या मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लूं तो ये आ गई √2/√G, या 2 ना लिख करके 4 लिख दूं इसको मैं, बात एक ही पढ़नी है, 2/√G भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये टाइम इंटरवल मिल गया, और जब टाइम इंटरवल मिल गया तो सब कुछ मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। जी। चलो अब H2 H3 की बात करनी है, काम खत्म है फिर। H2 के लिए मैं लगाऊंगा, U तो 0 है, तो हाफ G इंटू टाइम का स्क्वायर। H2 सेकंड ड्रॉप के लिए टाइम है मेरा 2T, तो मैं लूंगा 2T का स्क्वायर। ये H2 की वैल्यू मुझे मिल गई हाफ G, 4, 2 का स्क्वायर 4, और इधर T स्क्वायर। अब यहाँ T स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ, हाफ G इंटू 4, और T स्क्वायर की वैल्यू मेरी ये आई थी 4/G, ये मैं रख देता हूँ। G से G कट गया, 4 4 16, 16/2, यानी कि 8 मीटर। तो दूसरी बूंद तो अभी छत से 8 मीटर की दूरी पे है। ऐसे ही मैं तीसरी वाली का कैलकुलेट कर लेता हूँ। H3, इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0, U का मान 0, तो मैं लिखूंगा हाफ GT स्क्वायर। और टाइम के लिए यहाँ T टाइम लगा है तीसरी बूंद को, तो T स्क्वायर लिखूंगा, हाफ GT स्क्वायर की वैल्यू 4/G, G से कट गया G, तो यहाँ आ गया 4/2, यानी कि 2 मीटर। तो दूसरी बूंद अभी छत से 8 मीटर की दूरी पे है, और तीसरी बूंद अभी 2 मीटर की दूरी पे है। आंसर हो जाएंगे 8 और 2। चेक करता हूँ, 8 और 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ये समझ आया बेटा, नहीं आया? सर आया। चलो अच्छा क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62, एक तो आयरन की बॉल है लोहे की, और एक लकड़ी की है वुडन बॉल। दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों को गिरा दिया गया। फिर यहाँ ध्यान देंगे तो ये ध्यान देने वाली बात है, रिलीज का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब हाइट h से दोनों को गिराया गया, वैक्यूम में गिराया गया। वैक्यूम में मतलब वहां पर हवा नहीं है, एयर नहीं है, विंड नहीं है ना, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो मोशन को रोके। तो टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड, दोनों जो नीचे आने में समय लगेगा दोनों को, वो कितना होगा, बराबर होगा या नहीं होगा? तो डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा, जब कोई चीज ऊपर से छोड़ी जाती है और एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो टाइम होता है √2h/g। ये कल की क्लास में भी हमने सॉल्व किया था। तो सभी को बराबर समय लगता है, एग्जैक्टली इक्वल। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है जी कैसे? तो एक बार ये भी बता देता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 62 कर रहे हैं हम। भैया h हाइट से गिराते हैं तो सेकंड इक्वेशन लगेगी, s = ut + ½ gt²। और s की जगह h ले लूं तो h = 0 × t, क्योंकि गिराने का केस है, रिलीज का केस है, ड्रॉप का केस है, तो ½ g t²। ये टर्म तो खत्म ही हो गई हमारी। h = ½ g t²। इसको सॉल्व करें तो t² = 2h/g, और अंडर रूट ले लें तो t का मान आता है √2h/g। यहाँ तक बात समझ में आई? जी। ये फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। कब लगेगा? जब u की वैल्यू 0 होगी और h हाइट से किसी सामान को हम गिराएंगे तो नीचे आने में जो समय लगेगा वो √2h/g लगेगा। यही हमारा आंसर है। समझ आया बेटा? सर आया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लो अभी करा था उसी टाइप का फिर आ गया। क्वेश्चन नंबर 63 फिर से वाटर ड्रॉप्स के ऊपर आ गया। रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही है पानी की बूंदें। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान देना, हमेशा रेगुलर टाइम इंटरवल दिया जाएगा। रेगुलर टाइम इंटरवल अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए टैप ऑफ वाटर, पानी की टंकी है, पानी की टोटी है, उससे गिर रही है और उसकी हाइट दी हुई है 5 मीटर। ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 5 मीटर। जब तीसरी ड्रॉप निकल रही है पानी की टंकी से, उस समय पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचती है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे उस समय होगी दूसरी वाली ड्रॉप? बड़ा सिंपल क्वेश्चन अभी करा है ना, उसी पे बेस्ड है। वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं, पानी की टोटी से गिर रही हैं। पानी की टोटी 5 मीटर ऊंची ऊंचाई पे है जमीन से, ठीक है जी। तीसरी ड्रॉप जब निकलने वाली होती है या जब निकलती है, उस समय पहली ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचती है, दूसरी ड्रॉप उसी समय पर ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर होगी, ये हमें बताना है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन। पहले वाला आ गया है समझ में तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी आया, अगर कुछ कमी रह गई है तो इस क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। करते हैं, सारा डेटा हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, फिर बनाते हैं पानी की टोटी। यहाँ से पानी की बूंदें गिर रही हैं, पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड पे पहुंची, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये हमारी फर्स्ट ड्रॉप हो गई, ये हमारी सेकंड ड्रॉप हो गई, ये हमारी थर्ड ड्रॉप हो गई, ठीक है।
ये टंकी जो है ये जमीन से 5 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है भाई, ये 5 मीटर पे है और हमें इस बार जमीन से बताना है सेकंड ड्रॉप जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगी। ये H2, या मैं कहूँ तो H2 तो हमने पिछले क्वेश्चन में ऊपर से नापा था। तो मैं कह सकता हूँ ये H2 है, तो ये होगा H डैश कह सकते हैं इसको। ये हो जाएगा H-H2, यही हमें चाहिए। रेगुलर टाइम इंटरवल कहा तो तीसरी बूंद जस्ट अभी पानी की टंकी से निकली है, तो इससे तो कोई टाइम लगाए नहीं। जितना टाइम लगाया सेकंड को लगाया, और वो मान लेता हूँ मैं टी, और पहली को लग जाएगा अब कितना, 2T। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं भाई, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसको H1 भी कह सकता हूँ, H1 भी कह सकते हैं, H भी कह सकते हैं। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब बताओ बेटा मुझे U की वैल्यू कितनी लेनी है यहाँ पे, 0। समझ में आ गई इतनी बात। जी। अच्छा, अब मैं इसको पहले वाली बूंद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो H1 इज इक्वल टू 0 इंटू टाइम कितना लूँ बेटा, सो पहली टाइम बूंद के लिए कितना टाइम लूँ। 2T। हाँ, समझ में आ गई बात, ये जी। इंपॉर्टेंट बात है। टाइम डायग्राम बना के लिख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी। टाइम यहाँ लेंगे 2T, और हाफ जी इंटू 2T का स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो खत्म, जीरो से मल्टीप्लाई होके सब जीरो हो गया। आगे वाला पार्ट बचा हाफ जी, 2 का स्क्वायर 4, और ये T स्क्वायर। ठीक है। अब H1 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी गई है 5 मीटर, तो हाफ जी इंटू 4T स्क्वायर। ठीक है, तो T स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई, इधर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/4G। ये 10/4G। अब इसी से मेरा काम चल जाएगा। H2 निकाल लेता हूं मैं अब। H2 इज इक्वल टू UT 2 प्लस हाफ GT2 का स्क्वायर। यहाँ भी U की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पहला वाला पार्ट खत्म, बचेगा सिर्फ हाफ GT2 का स्क्वायर, और T2 मतलब वो वाला समय जो सेकंड ड्रॉप ने कंज्यूम किया है, वो है T। तो यहाँ लिखूंगा मैं T स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ इंटू जी, और T स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10/4G। जी से कट गया जी, ये आया 10/8, यानी के 1/1.25 मीटर। लेकिन ये ऊपर से आया है, ये वाला है ये 1.25 मीटर। पेन का कलर बदल देता हूँ मैं ताकि दिखाई दे। ये है 1.25 मीटर। हमें चाहिए ग्राउंड से, क्वेश्चन में पूछा सेकंड टॉप की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी, तो ग्राउंड से मैंने मानी है H डैश, ये हो जाएगी टोटल -1.25, यानी कि 5 - 1.25, यानी कि 3.75 मीटर। ये आंसर होगा। चेक करते हैं, 3.75, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अब समझ आया बेटा, नहीं आया? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। आ गया समझ में, चले आगे। सर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 64। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया। अब फेंकोगे तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे करके ही आपको फेंकना होगा। तो वेलोसिटी इन्होंने दी है 40 मीटर पर सेकंड दे करके ऊपर की ओर फेंका गया। जब ऊपर फेंकते हैं तो मंदन लगता है, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं, डिसलरेशन कहते हैं, और ऊपर से कोई चीज गिराएंगे नीचे तो एसिलरेशन लगता है, जिसकी वैल्यू ग्रेविटी के इक्वल होती है, छोटे जी के बराबर होती है, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो एसिलरेट नहीं होगी, वो रिटार्ड होगी, मंदन लगेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी।
जो ग्रेविटी है वो मोशन को सपोर्ट नहीं करेगी, मोशन का ओपोज करेगी, वेलोसिटी बढ़ने की बजाय कम होने लगेगी। तो इन्होंने हमसे पूछा है 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंका गया, कितने वेग साथ, कितने वेग के साथ, 40 मीटर पर सेकंड। तो कितनी वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो निकाल निकालने के लिए क्या करें भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 64 है शायद। 64। क्वेश्चन नंबर 64। देखो, अगर भूल गए हो फिर याद दिला देता हूँ। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा समीकरण, फोर्थ इक्वेशन, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t-1। जब वेलोसिटी और टाइम की बात होगी तो वो रिलेशन पहली इक्वेशन से मिलता है, इसलिए यहाँ पहली इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पर रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन के लिए प्लस नहीं लेते, माइनस लेते हैं। मोशन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मोशन को अपोज किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। या फिर हम लिख सकते हैं, ग्रेविटी का केस है, u माइनस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी 40, जी की वैल्यू 10, 2 सेकंड बाद पूछा है, तो ये हो जाएगा 40 - 20, यानी के 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। समझ आया बेटा या नहीं आया। सर ये 10 कैसे आया? जी की वैल्यू बेटा 9.8 होती है, उसको कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए 10 ले लेते हैं, कल भी ये बात बताई थी मैंने। जी आंसर चेक करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड, सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ आया बेटा नहीं आया। सर आया। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है भाई। 65, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी हाइट से स्टोन गिराया जा रहा है और जमीन में आने पे, ग्राउंड पे आने में उसको 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड तक उसको गिरने दिया गया। और बहुत हो रहा है बेटा, जब मैं कहूंगा तब अनम्यूट करके आंसर बताना मुझे, ठीक है। अच्छा, अभी सुनो ध्यान से। स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर गिराया जा रहा है। कितनी हाइट से, किसी की हाइट से, वो हाइट हमें बताई नहीं गई है। जो कि जमीन तक आ सकता है 5 सेकंड में। लेकिन उसको 5 सेकंड में आ तो सकता है जमीन तक, लेकिन 5 सेकंड तक उसको चलने नहीं दिया, उसको आने नहीं दिया। उसको 3 सेकंड तक गिरने दिया गया सिर्फ, और 3 सेकंड बाद उसको रोक लिया गया। और रोक के एकदम छोड़ दिया गया मोमेंटरीली, बिल्कुल 0.1 या 0.01 सेकंड के लिए उसको रोका, मोशन उसका स्टॉप किया गया, और फिर उसको गिरने दिया गया। तो अब कितना समय लगेगा, अब टोटल टाइम कितना लगेगा जमीन तक आने में। भाई अगर उसको बीच में ना रोकते तब तो वो 5 सेकंड में आ जाता, लेकिन अब 3 सेकंड तक गिराया गया, फिर रोक दिया गया, फिर अब कितने समय में पहुंचेगा। मजे की बात, ड्रॉप का केस है, और ड्रॉप का केस है तो आप समझ गए होंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि यू की वैल्यू 0 ली जाएगी ड्रॉप के केस में। अच्छा, तो अब होता क्या है इससे, मेरी बात को समझना जरा थोड़ा सा, कि बेटा जब कोई चीज ऊपर से गिरती रहती है तो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन लगता है, त्वरण लगता है, वेग बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते कुछ वेलोसिटी उसमें आ गई होगी। अच्छा, अब गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। आप अपने घर से जा रहे हैं दिल्ली, अब दिल्ली जा रहे हैं, तो एक तो आपने फुल रेस खोल रखी है, समझ रहे हो। आप घर से निकले तो वेलोसिटी आपकी 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40, फिर 50, बढ़ती जा रही है। तो आप पहुंच गए दिल्ली भाई, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा सपोज आपको। लेकिन अब आप 5, 10, 15, 20 रेस चल रही है, तो है ना। जैसे ही आप 50 की स्पीड पे पहुंचे, आपको कुछ काम याद आ गया या कुछ भी सडन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपने ब्रेक लगाए, तो 50 से फिर एकदम आपकी स्पीड कितनी हो गई, 0।
अब 0 से फिर 50 तक जाने में आपको कुछ समय लगेगा। अगर आप ब्रेक ना लगाते तो 50 के बाद आप 60 पे पहुंचते, 70 पे पहुंचते, 80 पे पहुंचते, है ना, आप जल्दी पहुंचते। लेकिन जब 50 पे आप पहुंच गए, आपने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, वेलोसिटी 0 हो गई, अब आपको फिर 5 10 15 20 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाने वाले थे तो आप आधे घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते। तो अब ऑब्वियस है, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया, तो अब आधे घंटे में तो नहीं पहुंचोगे, 40 मिनट 50 मिनट कुछ ऐसे लगेगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। एक तो गाड़ी पहले एक्सलरेट हो रही थी, ऊपर से पत्थर गिर रहा था, ग्रेविटी की वजह से एक्सलरेट हो रही थी, नीचे आ रही थी, 5 सेकंड में वो जमीन पे पहुंच जाती। लेकिन अब ब्रेक लगाने की वजह से बीच में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब उसको फिर वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो कुछ फालतू टाइम लगेगा। अब ये 2 पार्ट में मोशन स्टडी किया जाएगा और तब हम बताएंगे कि कितने टाइम में वो बॉडी पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं भाई। डायग्राम बना के समझते हैं। एच हाइट से गिरा रहे थे, ऊपर से गिरा रहे थे, वेलोसिटी 0 थी, 5 सेकंड लग रहे थे इसको बेचारी को नीचे आने में। टाइम लग रहा था इसको नीचे तक पहुंचने में 5 सेकंड। तो यहाँ से जो डेटा हमें इतना क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी हेल्प से हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो, और टी की वैल्यू ले लो 5, जैसा क्वेश्चन में दिया है। मैंने शुरू वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि यू की वैल्यू 0 है, इसलिए नहीं लिया। तो अब ये क्या हो गया, एच इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 लेके कर लो, जल्दी हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 250, 250 अपॉन 2 125 मीटर। तो हमें यहाँ से पता चल गया 125 मीटर। ये हाइट जो है ये 125 मीटर है। अब खेल कर किया जा रहा है, इसके साथ क्या खेल किया जा रहा है, इसको 3 सेकंड तक गिरने दिया गया। अब जब 3 सेकंड तक इसको गिरने दिया गया, तो 3 सेकंड में कहीं पहुंचेगी, मान लो यहाँ पहुंचेगी। यहाँ कहीं पहुंच रही है। ये ए से बी और बी से सी। अब इसको ए से बी चलने दिया गया, और ए से बी तक चलने में इसको टाइम दिया गया 3 सेकंड का। तो 3 सेकंड में इसने कुछ ट्रेवल कर लिया, मान लेते हैं H1 ट्रेवल कर लिया। H1 कितना हो जाएगा, हाफ जी टी वन का स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90, 90 अपॉन 2 45 मीटर। तो 45 मीटर ये चल चुकी, फिर रोक दिया। अब फिर रोक दिया, फिर से गिरेगी, तो अब H2 चलेगी। अब जब 125 में से 45 मीटर ये चल चुकी, 45 मीटर यहाँ एक ए से बी तक चल चुकी, तो बचा कितना इसके पास, 80 मीटर। अब 80 मीटर चलना है इसको। तो H2 इज इक्वल टू हाफ जी टी टू का स्क्वायर, यहाँ H2 है 80, जी की वैल्यू 10, और टाइम T2 हमें निकालना है इस बार। तो कैलकुलेट करते हैं भैया। ये हो गया हमारा 80 इज इक्वल टू, 2 से 10 कट गया, ये बचा 5T2 का स्क्वायर, और T2 का स्क्वायर हमारा आ गया 80/5 यानी के 16। और अंडर रूट टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 16। तो टी अंडर रूट ले लेंगे, ये आ गया 4 सेकंड। तो ए से बी जाने में लग रहे थे 3 सेकंड, अब बी से सी जाने में फिर लगे इसको 4 सेकंड। तो टोटल लगे इसको 7 सेकंड। जो काम 5 सेकंड में हो रहा था वो 7 सेकंड में होगा, 7 सेकंड। ठीक है। डायग्राम पे फिर से वापस आते हैं एक बार। मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, बीच में रोक करके, ए से बी और फिर बी से सी। ए से बी लग रहा है 3 सेकंड, और बी से सी लग रहा है 4 सेकंड। टोटल लग रहा है 7 सेकंड, है ना। तो हमने कैसे करा क्वेश्चन को, पहले हमने ए से बी 3 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करी इसने वो पता कर लिया, वो निकल के आई हमारी 45 मीटर। टोटल है हमारा 125 मीटर। बचा कितना, 125 - 45 यानी कि 80 मीटर। और 80 मीटर में कितना टाइम लगेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये समझ आया बेटा, नहीं आया। समझ आया बेटा। सर
आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 7 seconds, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थोड़ा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलो इतना रहने देते हैं।